फ्रेंड्स, कम टू यूट्यूब चैनल ऑफ फादर्स नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोग चार्ज और उसकी इंटेंसिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो हम डाइपोल यानी द्विध्रुव के कारण निरक्ष परिस्थिति के लिए कोई बिंदु होगा जहाँ पर तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए, टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या विश्वत। तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या विश्वतीय स्थिति पर किसी बिंदु पर तीव्रता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि निरक्ष पर जो बिंदु लेंगे वहाँ पर दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रताएं होंगी उनकी दिशाएं क्या होंगी, उनके कंपोनेंट्स घटक क्या होंगे, पहले उनका हम स्टडी करेंगे, इसके बाद डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A सिरे पर -Q या B सिरे पर +Q आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, निरक्ष पर है। निरक्ष का मतलब मैंने बताया था कि द्विध्रुव के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर जो लंबवत पॉइंट्स होते हैं वो निरक्ष या विश्वतीय बिंदु कहलाते हैं। इस बिंदु P पर हमें जिस द्विध्रुव के कारण तीव्रता की गणना करनी है, तो जो +Q आवेश के कारण तीव्रता होगी वो मुझे पता है बाहर की ओर होती है। तो इसकी तीव्रता को मैंने बाहर की ओर प्रदर्शित कर दिया और इसको मैंने E1 मान लिया। -Q के कारण जो तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है, इसको मैंने E2 मान लिया। एंगल या मैंने थीटा एज्यूम कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर तीव्रता की दो दिशाएं हैं, हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक E1 का कंपोनेंट्स लेंगे और E2 का कंपोनेंट्स लेंगे। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी इसका एंगल थीटा हो जाएगा। तो E2 का जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है, एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या बन जाएगा, E2 cos ऑफ थीटा, और दूसरी तरफ उसके लंबवत जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका साइन कंपोनेंट, यानी E2 साइन थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार ये एंगल भी इसका थीटा हो जाएगा। तो E1 का ये कंपोनेंट जो क्षैतिज घटक है वो बन जाएगा E1 cos थीटा, और इसका जो ऊर्ध्व घटक बनेगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा। अब मैं इस पॉइंट P पर जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैं एक अलग डायग्राम में बना दूंगा उसको समझने के लिए। तो ये जैसे पॉइंट हो गया O पॉइंट में ऊपर की ओर इंटेंसिटी E1 sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल पर जो कंपोनेंट इधर की ओर जा रहा है वो है आपका E1 cos ऑफ थीटा। इसी प्रकार E2 का एक कंपोनेंट नीचे की ओर चला जाएगा, E2 sin थीटा, और ये कंपोनेंट इसका इधर आया E2 cos थीटा। इसकी जो टोटल लेंथ डाइपोल लेते हैं वो मैंने कहा था 2L ली जाती है, ध्यान होगा आपको। तो इसकी आधी डिस्टेंस जो है वो L हो जाएगी और इधर वाली डिस्टेंस भी L हो जाएगी। अब इसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने के लिए मैंने कहा था कि किसी भी डेरिवेशन के लिए बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है, भले ही वो शॉर्ट हो छोटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको अपनी लैंग्वेज प्रदर्शित करनी है। तो देखिए इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, माना कोई 2L लंबाई का एक वैद्युत
द्विध्रुव ए बी है। लैंग्वेज माना कोई 2l लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस Q के कारण तीव्रता E1 चित्रानुसार बाहर की ओर, जबकि माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 अंदर की ओर होगी। अब E1 और E2 दो डायरेक्शन है, इनके मैंने कंपोनेंट्स ले लिया। माना जो A से P को मिलाने वाली रेखा है वो द्विध्रुव के साथ में थीटा कोण बनाती है। अतः E1 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा व ऊर्ध्व घटक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर E2 sin थीटा चित्रानुसार होंगे। इसी प्रकार E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक आपका E1 sin थीटा चित्रानुसार प्राप्त होंगे, जिसे अलग चित्र में दर्शाया गया है। ये बिंदु P है आपका। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस Q के कारण तीव्रता निकालेंगे और फिर माइनस Q के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस Q के कारण तीव्रता, प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो KQ/R² का मतलब क्या हो गया कि प्लस Q से बिंदु P की दूरी, इसका बेस हो गया L और इसका परपेंडिकुलर R, तो इसकी लेंथ हो जाएगी √R² प्लस L²। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, √R² प्लस L², यानी ये पाइथागोरस प्रमेय से मैंने इसका कर्ण निकाल लिया। तो यहाँ रख दिया जाएगा आपका PP²। अब मैंने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसका मान निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो E1 बराबर हो जाएगा आपका KQ/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो E1 की वैल्यू आ गई वो आ गई KQ/R² प्लस L²। इसी प्रकार माइनस Q के कारण तीव्रता, कहाँ पर P पर ही निकाल रहे हैं, तो E2 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा KQ/, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका भी बेस L है और इसकी हाइट R है, तो इसकी हो जाएगी √R² प्लस L²। तो KQ/ दूरी का वर्ग यानी कि √R² प्लस L² का होल स्क्वायर में कट जाएगा, तो ये R² प्लस L² आ जाएगा। तो E1 और E2 के जो मान हैं वो आपस में बराबर हैं, परिमाण बराबर है, क्योंकि बराबर दूरी पर बिंदु है। तो चूंकि E1 की जो वैल्यू है वो E2 के बराबर है, अतः E1 sin थीटा का मान E2 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। या आप यूँ कह सकते हो कि दोनों तरफ मैंने sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो E1 और E2 बराबर है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आप सोचिए, बिंदु P पर E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, जबकि E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है और परिमाण में बराबर है। इसका मतलब बिंदु P पर ऊर्ध्व घटकों के कारण तीव्रता परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इनके कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है वो शून्य होगी इन दोनों के कारण। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन पर अप्लाई हो रहे, अतः ये क्या हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे, इनका योग हो जाएगा। तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा, तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी जाएगी, क्या लैंग्वेज लिखी जाएगी कि स्पष्ट है कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। फलस्वरूप बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा व E2 cos थीटा के कारण चित्रानुसार एक ही दिशा में होगी। तो अब हम
तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर कुल, तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये ध्यान रखेंगे E1 की वैल्यू कितनी है और E2 की वैल्यू कितनी है, तो ये दोनों मान याद रखेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उस लाइन के बाद में क्या लिखेंगे, जो लाइन लिखी थी, क्या बोला था लाइन मैंने कि बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण होगी और ये दोनों एक ही दिशा में है, अतः ये दोनों जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो देखिएगा E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये अदिश रूप में लिखा है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर जो तीव्रता होती है वही उसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, जैसा कि हमने अक्षीय स्थिति पर पढ़ा था। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि निरक्ष में जो परिणामी तीव्रता है वह इधर से देखें तो ये लेफ्ट साइड में है, अर्थात प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर तीव्रता है, यानी इस डायरेक्शन पर तीव्रता जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह द्विध्रुव आघूर्ण P की विपरीत दिशा में है। तो वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है तो इस तरह से हम लिख देंगे माइनस P कैप, ये वेक्टर फॉर्म बन गया, ये वैल्यू का वेक्टर बन गया और ये फॉर्मूले में जो E है इसका वेक्टर बन गया। E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या निकाली थी भाई, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये आपका cos थीटा, ध्यान है ना कि E1 की वैल्यू निकाली थी जस्ट, प्लस K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, डायरेक्शन हो गई इसकी माइनस P कैप। E इज इक्वल टू हो जाएगा K Q cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोबारा ये लिखा हुआ है तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई ले लिया। अब हम देखेंगे cos थीटा की वैल्यू कितनी है, तो इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल से कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, वहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका थीटा दिया गया है, देखिए चित्र में, ये P है, ये O है, ये आपका A है, ये वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हाइट इसकी R है, बेस इसका L है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये आधार हो गया, तो L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई cos थीटा की। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, डायरेक्शन इसका लिख देंगे माइनस P कैप। T इक्वल टू हो जाएगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मल्टी विद cos थीटा कितना है L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, यानी अंडर रूट का अर्थ क्या है, पावर यहाँ पर 1/2 लगा दिया, डायरेक्शन हो गई माइनस P कैप। E इज इक्वल टू के 2QL को एक साथ लिख दिया है क्योंकि 2QL जो है वो P बन जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर उसकी पावर 1/2 है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये पावर 1 है, ये 1/2 है, तो कितना हो गया 1.5 यानी 3/2, तो ये पावर हो गई आपकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 एंड माइनस P है। ओके, नाउ E इज इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 एंड द डायरेक्शन इज माइनस P कैप, यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज ऑफ 2L इज इक्वल टू P। अब हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी और फिर वापस एक बार देख लेते हैं, जो द्विध्रुव होता है आदर्श द्विध्रुव में
आवेशों का मान तो अधिक होता है और बिंदु आवेश होते ही हैं, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, अति अल्प होगी। जितनी डिस्टेंस कम होगी वो द्विध्रुव आदर्श द्विध्रुव कहलाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अतः L स्क्वायर टेंड्स टू 0, यानी R स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि L स्क्वायर को उसमें जोड़ने पर या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी R स्क्वायर। तो नाउ वी कैन राइट E इज इक्वल टू Kp अपॉन R स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड माइनस P कैप। E इज इक्वल टू जाएगा Kp अपॉन, ये स्क्वायर से कट जाएगा, R³ माइनस P कैप। ये हो गया आपका निरक्ष पर तीव्रता का वेक्टर फॉर्म। आगे इस रूप में कैसे लिखेंगे, आगे इस रूप में कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ई इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब होता है निरक्ष को, अंग्रेजी में इक्वेटोरियल कहते हैं, तो हमने ई क्यों लिख दिया, या फिर ई निरक्ष लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू Kp अपॉन R³। दिस इज योर इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ध्यान से इसको देख लीजिए, कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो उस लाइन को आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता कहाँ ज़्यादा होती है, किसमें ज़्यादा होती है। देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, क्लियर है ये। अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट के रूप में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ई एक्सिस या एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पर जो इंटेंसिटी थी वो थी आपकी 2, या के पहले लेता हूँ, K2P ऐसे 2Kp अपॉन R²। जब इक्वेटोरियल पर आया Kp अपॉन R³। तो देखिए Kp अपॉन R³ इक्वेटोरियल है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, और एक्सिस या एक्सियल पोजीशन पर जो इंटेंसिटी है वो Kp अपॉन R³ का डबल है। R दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, इसका मतलब इस जगह पर हम ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं। अतः ई एक्सियल या एक्सिस पर या एक्सियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। यानी कि अगर किसी द्विध्रुव में R दूरी पर निरक्ष पर तीव्रता निकालते हैं तो आता है ई इक्वेटोरियल, और इतनी ही दूरी R पर मैं अगर अक्ष पर तीव्रता निकालता हूँ तो ये आता है ई एक्सियल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी ना ये इसकी जस्ट डबल आएगी, इसको ऐसे लिखोगे 2 × ई इक्वेटोरियल। ओके, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीख ली कि अक्ष पर जो तीव्रता होती है वो उतनी दूरी पर निरक्ष तीव्रता की दूनी होती है। दैट्स फाइन। अब हम लोग अगले टॉपिक में किसी द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर इंटेंसिटी का स्टडी करने जा रहे हैं, और ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें, जो प्रॉब्लम हो आप पूछें और स्टडी करें। इस टॉपिक में जो प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको
शेयर कीजिए। धन्यवाद।